99% ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स या फिर जेईई एस्पायरेंट्स या फिर यूपीएससी या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट जो है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में उनको इन बेसिक चीजों का जो है वो मतलब पता नहीं होता, या फिर उनको वेज पता नहीं होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के। तो आज इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है वो आपको लगती है। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना, आपकी जिंदगी जो है वो संवर जाएगी एंड आप काफी अच्छी तरीके से जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है वो क्रैक कर पाओगे। सो जिनको मालूम नहीं है, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुरे, आई एम अ नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 7+ ईयर्स और ये मेरा चैनल है और मैं इस चैनल का मालिक। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। पिछले लगभग मैंने भी खुद जो है वो AIPMT क्रैक किया है एंड मैं पिछले 7 सालों से जो है वो बच्चों को नीट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया है। इसी एक्सपीरियंस को लेकर जो मुझे चीजें समझ में आई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, ज्यादा जो है आपका समय नहीं गवाते हैं। सबसे पहली चीज जिसके कारण कोई भी एस्पायरेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता, उसमें सबसे पहला आता है भैया जानना पहचान तू मेरा मेहमान, या फिर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में अननेसेसरी बर्डन जो है वो कह सकते हैं। अननेसेसरी बर्डन मतलब क्या, सिंपल सी चीज है। मैं देखता हूं बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने जो है वो अपना मटेरियल काफी सालों पहले जो है वो बनाया है, काफी सालों से वो वही मटेरियल जो है वो चलाते आ रहे हैं और अभी भी बच्चों को वही दे रहे हैं। लेकिन हम एग्जाम्स को देखें तो एग्जाम जो है वो काफी बदल चुके हैं, काफी जो है वो सिलेबस सेंट्रिक हो चुके हैं। बट पहले के जो एग्जाम्स थे वो काफी वास्ट सिलेबस वाले थे एंड उसी के अकॉर्डिंगली कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने वो नोट्स बनाए हैं एंड अभी भी बच्चों को वही नोट्स जो है या मॉड्यूल्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है जो उसको जरूरत ही नहीं है एंड बहुत सारा समेटने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वही उससे जो है वो छूट जा रहा है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो मैं नीट के बारे में बात करूंगा बिकॉज आई एम नीट स्पेशलिस्ट। नीट पिछले 4 से 5 सालों से जो है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो चुका है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है, चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो। लेकिन फिर भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल, अपना एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो है वो बच्चों को पढ़ने लगाते हैं, क्योंकि उनके जो टेस्ट है या उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो उन मॉड्यूल के थ्रू ही आती है। बच्चों को अगर उन टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाने हैं तो वो जो है उनको उसी से थ्रू जो है वो पढ़ना पड़ता है। दैट्स व्हाई जो मेन एनसीईआरटी है उसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता, बच्चे उसको इग्नोर करते हैं एंड दैट्स व्हाई उनको फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। उनको चाहे क्लासेस के टेस्ट सीरीज में बहुत मार्क्स आते हैं, आप देख नहीं पाओगे कि 600 प्लस स्कोर कर लेते हैं बच्चे 720 के ऊपर एंड फाइनल एग्जाम में वो 300, 400, 500 भी नहीं क्रॉस कर पाते। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन उसी में आता है, अननेसेसरी बर्डन में वो होता है वो मिस्टेक की जाती है टीचर्स के द्वारा। क्या होता है कि यार टीचर बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर आप कहीं पे भी ले लो, उसमें क्या किया जाता है कि टीचर्स को बहुत सारे एग्जाम्स का या बहुत सारा नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट का एंड फिर टीचर जब पढ़ाने जाता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। एज अ टीचर आई कैन फील दैट, क्योंकि बच्चों को जब हम बता रहे होते हैं, एक टीचर की मेंटेलिटी ये होती है कि यार मेरे को जितना आता है ना वो मेरे बच्चों को आना चाहिए, बट दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग एंड मैं भी उसको कंट्रोल करता हूं बहुत बार कि बच्चों को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जब हम फीड कर रहे हैं तो या फिर कर भी रहे एक टाइम, तो हमको ये बताना चाहिए कि ये सिलेबस में नहीं आएगा बेटा, ये आपके नॉलेज के लिए है। ये क्लियरिफाई करना काफी जरूरी है। बच्चों को ये बताना काफी जरूरी है कि भैया तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, इतना ही नॉलेज है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है, उसी के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक लेके कोई फायदा नहीं होता है। ओपी टंडन ले लो या फिर एबीसी ले लो या फिर कोई भी पब्लिकेशन से फायदा नहीं होता है। एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसी से मार्क्स आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सिलेबस सेंट्रिक पढ़ना चाहिए। क्या सिलेबस है ये हमको मालूम होना चाहिए। और सेकंड चीज अभी उसी से रिलेटेड आती है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस किससे लिमिटेड है। तो वो हमको पता चलता है पीवाईक्यूज की मदद से।
सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर का पेपर्स देखना काफी जरूरी है। उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ना है। मतलब आप, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पीवाईक्यूज रिपीट होता है। नीट की बात करूं तो भी उसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग होंगे लेकिन कंसेप्ट वही होंगे, तो कंसेप्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। जेई में भी सेम पैटर्न हमको देखने को मिलता है। सो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमको बार बार पढ़नी होती है और बार बार उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है और वही एग्जाम में आता है। सो पीवाईक्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो पिछले 5 साल से या फिर 8 साल के पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप जरूर सॉल्व करना किसी भी एग्जाम के सिलेबस की रेडी करने से पहले। मतलब अभी नीट का तो आपको मालूम होता है कि एनसीईआरटी से आने वाला है, लेकिन मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको उसका सिलेबस जानना है तो पास्ट ईयर पेपर देखो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तीसरी चीज की मैं अगर बात करूं तो देखो यार, ये कोई गधे की रेस नहीं है, ये गधों की रेस नहीं है, ये घोड़ों की रेस है। तो यहाँ पे ना गधा बन के जो है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं की जाती, आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। आपको जो है वो हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपको, आपके पास एक तो लिमिटेड टाइम है, मतलब 1 साल 2 साल या 6 महीना आप समझ लो लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम स्लॉट्स में आपको लिमिटेड पढ़ना है और लिमिटेड टाइम वही पढ़ने के ऊपर जो आपको बार बार उसके ऊपर रिविजन्स और बार बार उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं समेटना है, एग्जाम ओरिएंटेड जितना सफिशिएंट है उतना ही पढ़ना है और उसी के ऊपर बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस देनी है। यह अगर आप फोकस रखोगे, यही आपका अगर लक्ष्य रखोगे आपके लिमिटेड समय में जो भी आपका एग्जाम में आता है, तो आप आराम से एग्जाम क्रैक करोगे। ये मैं लिख के देता हूं। तो ये घोड़ों की रेस है, यहाँ पे गधे नहीं चाहिए। तो आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे से हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। आप 6 घंटा ही पढ़ो लेकिन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ो। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, ठीक है। बार बार कंसिस्टेंसी से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो एंड बार बार उसके ऊपर टेस्ट दो, ठीक है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आप एरर्स करोगे, जितने ज्यादा आप मिस्टेक्स करोगे और उसी मिस्टेक्स को सुधार के जो है आप आराम से जो है वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आपके मार्क जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी अलोंग विद प्रैक्टिस एंड अलोंग विद रिवीजन, ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लास्ट या चौथी चीज आप समझ लो जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर फील नहीं हुआ है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझने के लिए, तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा टेम्परामेंट। आपका मानसिक संतुलन सही जगह पे होना जो है वो काफी जरूरी है। मतलब क्या होता है ना कि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करते हो तो आपको शुरुआत में ही मार्क्स नहीं मिलते। मतलब जो आपके प्रैक्टिस पेपर होते हैं उसमें तो शुरुआत में एकदम से मार्क्स नहीं मिलते। आप जो है वो बहुत सारी गलतियां करते जाते हो। स्पेसिफिक टॉपिक्स में आपका कोई कच्चा होता है, स्पेसिफिक टॉपिक में कोई आपका अच्छा होता है, तो उसमें मार्क जो है वो कम ज्यादा होते जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो है वो आपको आपका टेम्परामेंट लूज नहीं करना है, आपको जो है वो भटक नहीं जाना है, आपको जो है वो लगे रहना है। देखो लगे रहोगे ना तो मतलब लास्ट तक अगर लगे रहोगे फेल्यूर से ना डर के, तो देखो मतलब क्या होता है कि शुरुआत में अगर कोई भी बच्चा टेस्ट देता है तो उसको मार्क्स कम आते हैं तो वो डिप्रेस हो जाता है, तो वो डरने लगता है उस एग्जाम से। तो ये डर जो है ना आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मतलब फेल हो जाते हैं बच्चे, तो डर की वजह से ही ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि डर की वजह से पेपर सॉल्व करते समय एंजाइटी आ जाती है। मेहनत तो बहुत की होती है बच्चों ने, लेकिन उस डर के कारण जो है वो एग्जाम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे लूज मार्क्स एंड फिर वो कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। सो ये चीज हमको नहीं करनी है भैया, ये चीज हम नहीं करेंगे भैया, ठीक है भैया, समझ लो भैया कि हमको क्या करना है, अपना टेम्परामेंट फोकस रखना है, प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोसेस में इतना खो जाओ, ठीक है। मतलब आप एक टेस्ट दे रहे हो, उसको ऐसे प्रैक्टिस समझो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में आपको सफलता मिल रही है, कुछ गलतियां कर रहे हो, गलतियों को लिख के रखो, गलतियों को खुद से मत दोहराओ एंड ये प्रोसेस चालू रखो एंड के एग्जाम तक। अगर आप प्रोसेस में एंजॉय करोगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, मतलब रिजल्ट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपके पास इतना सिलेबस है जो आपको इतने समय में क्रैक करना है। यही मूल मंत्र होता है कि भैया इतना सिलेबस इतने समय में क्रैक करना है, इसके ऊपर मैं बार बार टेस्ट दूंगा, इसकी बार बार रिवीजन करूंगा और मैं मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं होता है, नंबर ऑफ सीट्स अलॉटमेंट हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है, वो भी कंसिस्टेंसी से एंड स्मार्टली,
ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हेल्प चाहिए होगी और तो मुझे बता देना। यहाँ पे मैं मोस्टली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, नीट फोकस मटेरियल होता है। एंड अगर आपको नीट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज डॉक्टर शुभम मुले। एंड मुझे इंस्टा पे भी आप सवाल पूछ सकते हो, दैट इज @शुभम88 इज माई यूजर आईडी। वहां पे भी मुझे आप फॉलो करके सवाल पूछ सकते हो। एंड सो और भी कोई चीज अगर मेरे से छूट गई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to